हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 की एनालिसिस करेंगे और उसको बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे एडवांस तक। तो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 हो गया आपका क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये आपके चैप्टर का नाम है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें पहला टॉपिक ये है कि अतीत के बारे में हम कैसे क्या जान सकते हैं। ओके, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकारी होता है, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। जाहिर सी बात है, जब हम लोग उतना कुछ पता कर सकते हैं तो हम लोग बेसिक सभी चीज़ पता कर सकते हैं कि उस टाइम में बच्चे किस टाइप के खेल खेलते थे, ठीक है, और किस टाइप की कहानियाँ सुना करते थे, किस टाइप के वो गीत गाते थे, गाना सुनते थे। ओके, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इस चैप्टर में, लोग कहाँ रहते थे। तो जैसा कि बता दें हम आपको, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, किस नदी के तट पे? तो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के लोगों जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग रहते थे नदी के किनारे जो मतलब उससे जो नज़दीक जंगल था उससे वो लोग परिचित थे। ठीक है, वो मतलब अच्छे से व्यावहारिक थे। उसके बाद अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। ठीक है, मतलब कि वो जंगल से भी फ़ायदा उठाते थे, जैसे और उसी नर्मदा नदी के आसपास में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों उपजाना आरंभ किया। ठीक है, मतलब कि पहले जो उस जगह पे लोग जो थे, महिला और पुरुष, उन्होंने सबसे पहले किसकी फसल लगाई थी? गेहूँ और जौ की। ठीक है, और भी जो मतलब उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु को पालना शुरू किया था। ठीक है ना, मतलब कि कुछ ऐसे जानवर थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सारे को पहले पालना शुरू किया गया था। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब कि वहाँ कुछ छोटे से नगर क्या हुए, डेवलप हुए, मतलब कि बसे। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन का पता लगाना है, मैप से आप पता लगा सकते हैं, मैप दिया हुआ है। ओके, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ठीक है, गंगा के दक्षिण में जो नदी थी या उसके इलाके जो थे उसके आसपास के, उससे प्राचीन काल में मतलब पहले काल में, एंशिएंट में, उसको मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, जो शासन करने वाले थे वो क्या थे? शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है पॉइंट इसी में, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो देखिए, इसमें आपको जैसे आपको मानचित्र 1 दिया हुआ, मतलब कि जो मैप दिया हुआ है उसमें मैप 1 में आप देखिएगा। ठीक है, और उस हिसाब से बात को समझना है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से नेचुरल बॉर्डर का क्या है, यहाँ से शुरुआत होता है और शुरुआत हुई। हालांकि लोगों
के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, समझे। और जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और बस यहीं बस गए। क्या बोला जा रहा है कि आसान नहीं था यात्रा, लेकिन जो लोग चाह लिए वो लोग वहाँ तक पहुँचे, ऊंचाई को छू सके, ठीक है। और उसके बाद जो लोग यहाँ तक आए फिर वो वहीं बस गए, ठीक है। उपमहाद्वीप से जो बाहर आए कुछ लोग वहीं वो बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के समृद्ध किया। कई सौ वर्ष लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है तिथियों का मतलब डेट्स का क्या मतलब था। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या माह या वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ओके। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के हिसाब से लिखाता था, मतलब ईसा से पहले, है ना, के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करें। इतिहास और तिथियां हैं, ठीक है। तो हम आज एक टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, ये बीसी और एडी के बारे में, मतलब बिफोर क्राइस्ट और अन्नो डोमिनी के बारे में, ठीक है। कितने लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है बीसी और एडी में, तो हम बता देते हैं आज। अंग्रेजी में बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और एडी को अन्नो डोमिनी। तो कभी कभी लोग जो होते हैं मतलब बीसी भी लिखते हैं, एडी भी लिखते हैं कुछ डेट्स में, जैसे हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ते हैं तो कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, ठीक है। आप देखे होंगे सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई का क्या होगा, कॉमन एरा, ठीक है। उसके बाद तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, मतलब सीई का हो गया कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। क्या हो गया है, अब ये कॉमन हो गया है, लोग बीसी और एडी वगैरह का या बीसीई या ईसी का यूज़ करते हैं, इस तरीके के पैटर्न का कैलेंडर, ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, है ना। बीपी होता है तो उसका क्या होगा मीनिंग, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। इसका मतलब क्या होगा, वर्तमान से पहले।